लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। इस समय भी आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। फिलिस्तीन की जनता कई तरह के संकटों का सामना कर रही है। फिलिस्तीन के पक्ष में बोलना एक मानवीय मूल्य है, लेकिन दुख की बात यह है कि सांप्रदायिक कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी, प्रतिगामी ताकतें इस फिलिस्तीन के संकट का भी एक सांप्रदायिक कारणों से दुरुपयोग कर रही हैं। इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। तो फिलिस्तीन का संकट की वर्तमान स्थिति क्या है, और सांप्रदायिक ताकतें, चाहे वो हिंदुओं की हों, चाहे वो मुसलमानों की, या संसार के किसी भी कोने में किसी भी कौम की हों, दक्षिणपंथी ताकतों का दृष्टिकोण क्या है और इसका कड़ा प्रतिरोध क्यों किया जाना चाहिए, और इस संकट के समय में हम सेकुलर प्रोग्रेसिव ताकतों की भूमिका क्या है, इन मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक हमारे जिम्मेदार, गंभीर साथी, जो कई कई क्षेत्रों में शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सेकुलरिज्म के, समाजवाद के मूल्यों पर एक योद्धा की तरह काम करते हैं, जावेद अनीस जी आज हमारे साथ हैं। तो जावेद भाई, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम के साथ स्वागत करता हूँ, जावेद भाई। बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरेड, बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी तो जैसा कि मैंने जावेद भाई कहा कि फिलिस्तीन का संकट और इसको लेकर जो सांप्रदायिक राजनीति चल रही है, भारत की दक्षिणपंथी ताकतों ने इसको किस तरह से देखा, और फिर अंततः भारत की जो एक विदेश नीति की परंपरा रही है, उस पे नरेंद्र मोदी जी को आना ही पड़ा। लेकिन उनके ही संगठन की दक्षिणपंथी ताकतें इसका कितना गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पे आज आपसे विस्तार से बात करें, लेकिन फिलहाल सबसे पहले फिलिस्तीन के संकट की ताजा स्थिति क्या है, थोड़ा सा आप बताएं। फिर हम इसकी जो सांप्रदायिक राजनीति जो दुरुपयोग कर रही है, उस मुद्दे पे जी आएंगे। मैं चाहूंगा कि इस बातचीत में आज खुल के इन सारे मुद्दों पे आप बात करें। आपका स्वागत जी है, जावेद भाई। जी जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था जी इजराइल में, खासकर इजराइल में जो नागरिकों को भी निशाना बनाया था। सैनिक जी ठिकानों पे हमला हुआ था, लेकिन नागरिकों पे भी हमला जी किया था। करीब 1300 लोग मारे गए थे। जी उसमें उस दिन एक यहूदी त्योहार जिसको सब्त भी बोलते हैं, उस दिन यहूदी त्योहार भी था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमला किया, जिसमें अभी तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने भी उतने ही ब्रूटल तरीके से जो फिलिस्तीनी आम नागरिक हैं उनको निशाना बनाया, और जी करीब अ, उसमें जो 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उसमें करीब 700-800 बच्चे भी हैं। कुछ अस्पतालों पे हमले हुए हैं, नागरिकों पे हमले किए गए हैं। और जो एक तरह से गाज़ा का जो हिस्सा है, उत्तर का जो हिस्सा है, वहाँ से करीब सवा मिलियन लोग एक रात में 24 घंटे में दक्षिण गाज़ा की तरफ जाने को मजबूर किए गए। तो ये पूरा सिनेरियो है, और एक तरह से जो इसका पूरा बैकग्राउंड है, इसके पीछे 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक जो पहली चीज़ है कि ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो लड़ाई है, वो आज की लड़ाई या संघर्ष नहीं है। ये बहुत पुराना संघर्ष है। लेकिन अभी जिस तरह से ये अटैक हुआ है, पहले हमास ने जो किया, अ, आम तौर पे इज़राइली नागरिकों को निशाना नहीं बनाते रहे हैं, इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़ेशन हैं फ़िलिस्तीन में। लेकिन ये पहली बार है, तो इसके पीछे 2-3 वजहें समझ में आ रही हैं। एक जी जो पहली वजह ये है कि इससे पहले जो फ़िलिस्तीनियों के लड़ाई को जो लीड कर रहे थे, जिसको हम जी लोग फिर पीएलओ बोलते हैं, फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन।
जिसमें यासिर अराफात जैसे लीडर्स थे। उनके बाद से वो संगठन कमज़ोर हुआ है और हमास जैसे संगठन सामने आए हैं, जो एक तरह से आज इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई को। लेकिन एक जो फ़र्क ये रहा है कि जो पीएलओ या यासिर अराफ़ात जैसे लोगों की लड़ाई रही है, वो धार्मिक नज़रिए से नहीं लड़ रहे थे, वो एक तरह से फ़िलिस्तीन राष्ट्रवादी नज़रिए से लड़ रहे थे, सेक्युलर तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन हमास ने इसमें एक तरह से इसको रिलीजियस पुट दिया है और इसे एक इस्लामी लड़ाई बना दिया है। जो एक तरह से फिलिस्तीनियों की लड़ाई थी, उसको इस्लामी लड़ाई उसको उसको मेन फ़ोकस कर दिया है, उसके मेन केंद्र में कि ये इस्लाम की लड़ाई बना के पेश किया है। और जो हमला किया है बहुत वाक़ई उसकी निंदा की जानी चाहिए, जो हमास ने जो किया था, वो बहुत ब्रूटल था, जिस तरह से नागरिकों को निशाना बनाया गया, धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, वो बिल्कुल गलत था, उसकी किसी भी तरह से कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बाद जो इज़राइल ने किया, इज़राइल स्टेट ने किया और जिस तरह से आम फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाया, बच्चों को मारा अ, वो भी किसी भी तरह से उसे भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो मैं पॉइंट में बताना चाहता था कि इसके पीछे 2-3 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि पिछले कुछ सालों से जो अरब जगत है और इज़राइल है इनके बीच दूरियाँ कम हुई हैं, कई सारे समझौते हुए हैं। जैसे अभी 2020 में यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इज़राइल का एक बड़ा समझौता हुआ जिसे इब्राहिमी समझौता कहा जाता है। इसके बाद अभी सऊदी अरब के साथ वार्ता चल रही थी और लगभग अपने अंतिम चरण में थी। तो इससे और इसमें जो हो रहा था एक तरह से जो अरब देशों के साथ इज़राइल का जो समझौता हो रहा था, उसमें फ़िलिस्तीनियों का मुद्दा हमास को लगता है कि फ़िलिस्तीनियों का मुद्दा पीछे छूटता जा रहा था। तो फ़िलिस्तीन नहीं हमास नहीं चाहता था कि इस तरह की चीज़ें और आगे बढ़ें। तो इन जो समझौते थे, ये बताया जा रहा है कि इसको थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए फ़िलिस्तीन ने फ़िलिस्तीनी हमास ने इस तरह के हमले किए, जिससे अरब देशों पे दबाव बने, जो अरब शासक हैं, उन पे दबाव बने और वो थोड़ा पीछे हटें और एक तरह से सब जो अरबी लोग हैं, अरब नागरिक हैं, उनका ध्यान फ़िलिस्तीन की तरफ आए। तो एक ये वजह बताई जा रही है। दूसरी वजह जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू बीबी जिनको बोलते हैं। उनका एक तरह से आप देखिए कि पिछले कई सालों से वो संकट में चल रहे थे। कट्टरपंथियों के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, किसी हिसाब से सरकार चला रहे हैं। पिछले कुछ सालों से जो फ़िलिस्तीनी बस्तियाँ हैं, उनको और सीमित करते जा रहे थे। फ़िलिस्तीनियों को या फ़िलिस्तीनी जो संगठन है, उनको बार-बार प्रताड़ित कर रहे थे, भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उनकी जो पूरी राजनीति थी, अति दक्षिणपंथी राजनीति थी। इवन उनके देश में भी उनका इज़राइल पहली बार इतना बँटा हुआ था, पिछले 5-6 सालों में देख रहे हैं कि इतना डिवाइड था। उन पे कई सारे केसेस चल रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, वहाँ के न्यायपालिका को लेके जो बिल लाए थे, उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था इज़राइल में। तो इन सब से 2 चीज़ें थी, एक तो जो नेतन्याहू का एक तरह से जो पर्सनैलिटी है और जो उनकी राजनीति थी, उसने एक तरह से हमास को मौका दिया, भड़काया और दूसरा मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ कि जो एक तरह से इज़राइल और अरब देशों के संबंध बेहतर हो रहे थे, उसने भी एक तरह से इस पूरे माहौल को बनने का मौका दिया। तो अगर इस बैकग्राउंड में देखें तो इसके पीछे जो पूरी राजनीति रही है, तो ज़्यादातर जो बाहरी तो नहीं रही है, लेकिन ज़्यादातर जो इज़राइल की राजनीति रही है और अरब देशों की एक तरह से जो इज़राइल के साथ संबंध बेहतर होने की राजनीति रही है।
खासकर जी। अमेरिका की चाहत रही है, उसके सपोर्ट से जो रही है, तो हम्म, उससे ये चीज़ें हुई हैं। और जी। अभी जिस हिसाब से रिएक्शन कर रहा है इज़राइल, जी। कि जो पहले से विस्थापित थे, शरणार्थी थे फ़िलिस्तीनी, उनको दोबारा उजाड़ रहा है और आम फ़िलिस्तीनियों को जिस हिसाब से निशाना बनाया जा रहा है, वो एक चिंता का सबब है। चिंता का विषय। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी। नहीं, इसमें बिल्कुल एक आपने। एक एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जी। हमास जैसे जो ऑर्गनाइज़ेशन आज इतने पावरफुल हुए हैं, इतने उसमें आए हैं, इसमें जो वैश्विक ताकतें हैं, खासकर जो वेस्ट और अमेरिका है, यूरोप और अमेरिका है, उसमें भी उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो पीएलओ था या जो यासिर अराफात जैसे नेता थे, उनको उतनी तरजीह नहीं दी गई, जितनी दी जानी चाहिए थी। इसकी वजह से एक तरह से इस्लामिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमास जैसे, हिज़्बुल्लाह जैसे, इन लोगों को पनपने का और इसे एक तरह से पूरी इस्लामी लड़ाई बनाने का मौका मिला है। तो इसमें जो वैश्विक शक्तियाँ हैं, उनकी भी भूमिका है। ये मैं कहना चाहता नहीं, आपने बहुत सही ढंग से रेखांकित किया। और ये जो वैश्विक ताकतों के नाम पे जो अमेरिकी जो साम्राज्यवाद है, वो अपने हथियारों की खपत के लिए हर तरह की सांप्रदायिकता कट्टरपंथ को बढ़ावा देता आया है। ये हमने पिछले 50, 60, 70 सालों में खुल के देखा है। और ये बहुत चिंता की बात है कि फिलिस्तीन की जनता का संकट एक मानवीय मुद्दा है। इसको मानवीय दृष्टिकोण से मानव अधिकार की रक्षा के मुद्दे पे देखा जाना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथी ताकतें इसको सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमानों का मुद्दा जो बनाने की जो साजिश कर रही हैं, ये बहुत चिंताजनक है। और एक किस्म की कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतें दूसरे किस्म की कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देती आई हैं। ये हमने पिछले कई सालों में खोल के देखा है कि एक किस्म की सांप्रदायिकता दूसरी किस्म की सांप्रदायिकता को बढ़ावा हूँ। देती मजबूत है। है। फिलहाल हम ये देखें कि जब ये फिलिस्तीन का संकट पिछले कुछ दिनों पहले फिर से जो गहराया, तो भारत की जो सांप्रदायिक ताकतों की भूमिका क्या रही, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस बारे में बताइए आप। जी। जी। जिस तरह से खासकर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जी। तो जिस तरह से इस पूरे जो संघर्ष था इज़राइल और हमास के बीच का, जिस तरह से भारतीय मीडिया ने, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रेज़ेंट किया, वो जी। किसी भी तरह से उसे उचित नहीं कहा जा सकता। एक तरह से 24 घंटे की लड़ाई को उन्होंने एक इस्लामोफेबी फ़ोबिया की तरह प्रेज़ेंट किया और जी। उसको जो स्थानीय मुसलमान हैं, उनसे जोड़ने की कोशिश की और यहाँ जी। के जो बहुसंख्यक समुदाय हैं, उनको उनके अंदर एक तरह से इस इज़राइल और हमास की घटना को लेके डर पैदा करने की कोशिश की गई। तो जो पूरा एक तरह से इंटेंशन था, वो खासकर एक तरह से कवरेज का, और ये सभी जानते हैं कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो किसके निर्देश पे इस तरह के कवरेज कर रहा है, कहाँ से उनको निर्देश मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया ने खुद किया, उनको एक तरह से निर्देश मिलता है आजकल कि उन्हें किस चीज़ पे बहस करानी है, कैसे बहस करानी है, कहाँ लेके जाना है। तो जो पूरा एक कोशिश रही है कि इस पूरे संघर्ष को एक तरह से जो हो रहा है उसी तरह से नहीं दिखाया जाए, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय मुसलमान हैं उनको उससे जोड़ने की कोशिश की जाए, या एक तरह से पूरे मुस्लिम कौम से उसको जोड़ने की कोशिश की जाए, और जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग हैं, जो यहाँ के बाकी लोग हैं, उनके मन में एक तरह से भय या डर पैदा किया जाए कि ये लोग इसी तरह के होते हैं, कट्टर होते हैं, आतंकवादी होते हैं, धर्मांध होते हैं। ये सारी एक तरह से अलग तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। इसमें मीडिया तो था ही, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी और उससे जुड़े संगठन के लोग हैं, उनके भी इस तरह के कई बयान आए, जिन्होंने इसको एक अलग तरह से रंग देने की कोशिश की। अ, जो आप एक तो मीडिया हो गया, लेकिन आप सोशल मीडिया अगर व्हाट्सएप देखिए,
फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, खासकर ट्विटर पे जिस तरह से ट्रेंडिंग चलाई गई इज़राइल को लेके और एक तरह से मुसलमानों को उसमें निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये एक बहुत नियंत्रित तरीके से और बहुत ऑर्गनाइज़ तरीके से किया गया और वो भी यहाँ के जो कट्टरपंथी संगठन है, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उसमें उनकी भूमिका साफ रूप से महसूस की जा सकती है। अ, भारत सरकार जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि भारत सरकार का लास्ट में एक तरह से जो पहले से स्टैंड रहता आया है हमारे देश का, तो अंत में एक तरह से वही रहा कि फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो मानने वाला स्टैंड है, वो स्टैंड रहा और निंदा की गई भारत की तरफ से जो हमास की निंदा जो की जानी चाहिए थी, उचित था। लेकिन अंत में एक तरह से जो भारत सरकार को जो स्टैंड था, वो लेना ही पड़ा मोदी जी को, जो आपने भी कहा अपने इंट्रोडक्शन में। लेकिन इसके पीछे जो एक तरह से राजनीति पकाने की कोशिश की गई, अभी जी चुनाव भी होने वाले हैं 5 राज्यों में, खासकर 3 हिंदी राज्यों में। तो ज़ाहिर-सी बात है उस वो भी एक वजह रही होगी कि कैसे इसको पकाया जाए। लोगों के बीच एक तरह से हिंदू-मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जाए। एक किसी तीसरे देश के मुद्दे का जो जिसका यहाँ से उस तरह से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, उसको उस तरह से पकाने की इसमें एक चीज़ और है, जी जो मौका देती है, जी जो भारत के जो मुसलमान हैं, वो भी सिर्फ़ इसे एक तरह से मुसलमानों के इश्यू के तौर पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम्म, उचित वो जी इस मुद्दे को छोटा कर देता है जी और सही जो बात बाकी ताकतें हैं, उनको एक तरह से मौका दे देता है कि आप जो एक तरह से इसको मुस्लिम इश्यू बना के प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से मौका दे देता है कि वो इसे आपके खिलाफ ही उपयोग में लाएँ। तो जी जो मैं तो ये कहूँगा कि जो दोनों तरफ की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं हमारे देश में, उन्होंने इसे अलग तरह से प्रेज़ेंट करने की कोशिश की। फ़िलिस्तीन का मुद्दा इस्लाम का मुद्दा नहीं है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा-सा इस्लामी पुट हो पूरे इश्यू में, लेकिन वो पूरी तरह से एक किसी इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। वो मेन रूप से या बेसिक रूप से फ़िलिस्तीनियों का मुद्दा है और जो फ़िलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ़ मुसलमान नहीं कर रहे हैं दुनिया भर में। वो जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो एक तरह से न्याय पे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, वो सभी लोग करते हैं। हम जैसे जी लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ़ मुस्लिम नाम वाले लोग नहीं करते हैं। जी तो एक एक तरह से जो दोनों तरफ की कट्टरपंथी ताकतें भारत में हैं, उन्होंने इसको अलग तरह से प्रेज़ेंट करने की कोशिश की और बहुत ही ऑर्गनाइज़ तरीके से करने की कोशिश की। तो इसको ज़ाहिर-सी बात है कि जो दोनों हैं, एक-दूसरे को मजबूत ही करते हैं। तो इसको इस रूप से अगर ख़ासकर जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं हमारे देश में हैं और हम लोग जिस तरह से भोपाल में या बाकी शहरों में जिस तरह से प्रोग्रेसिव ताकतों ने भी विरोध किया, वो उतना ज़्यादा मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाता है या नहीं आ जी पाया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं होते हुए भी फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं और उसका जो हमास ने किया है, उसका भी विरोध किया है, दोनों चीज़ें। नहीं, आपने ठीक कहा। आपने बहुत अच्छे से इस संकट को सांप्रदायिक राजनीति की जो साजिशें हैं, उसको आपने रेखांकित किया। अब हमको ये याद आता है कि इस संकट गहराने के तत्काल बाद श्री नरेंद्र मोदी जी की जो टिप्पणी थी, उसको कम से कम ठीक तो नहीं कहा जा सकता। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह के बयान दिए, बिल वो भी बहुत चिंताजनक है। हमने देखा कि फिलिस्तीन के समर्थन में जो लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे देश में कई स्थानों पे, उनको आतंकवादी तक कहा गया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और ये तक कहा गया कि फिलिस्तीन का समर्थन करना यानी कि आतंकवाद का समर्थन करना, ये सांप्रदायिक कट्टरपंथी ताकतों ने इसको इस तरह से प्रचारित किया। और ये जो पूंजीवादी मीडिया, बुर्जुआ मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसने इन बातों को हवा दी। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी।
जनक बात है। अब सवाल ये है कि ये सांप्रदायिक ताकतें जिस तरह से हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम का, जो कि मानवता से, मानवीय मूल्यों से, अभिव्यक्ति की आज़ादी से, मानव अधिकार से जुड़ा होता है, उसका भी सांप्रदायिककरण कर देती हैं। तो ऐसे संकट की स्थिति में हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया की प्रगतिशील, जनवादी, सेकुलर ताकतों की भूमिका और क्या हो सकती है? हमको इसको किस तरह से चैलेंज के रूप में देखना चाहिए? किस तरह से वैचारिक स्तर पर शिविरों के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, वैज्ञानिक समझ की कक्षाओं के द्वारा किस तरह से किया जाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं कि इस चैलेंज का सामना किस तरह से किया जाना चाहिए? जी, अ, चलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं इसी एग्जाम्पल को लूँगा कि जो खासकर भारत में जो फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे को लेके जिस तरह से राजनीति होती रहती है, प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं। जी, अ, एक मुस्लिम दक्षिणपंथियों, तीन तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। अगर इस पे तीन तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। एक तो जी, मुस्लिम दक्षिणपंथियों की तरफ से आई हैं, हिंदू बहुसंख्यक दक्षिणपंथियों की तरफ से आई हैं, और एक जो हम लेफ्ट लिबरल सेकुलर जमात तो है, वो जी, प्रतिक्रिया उनकी तरफ से होती है। जी, तो जो दोनों प्रतिक्रियाएं हैं, जैसे मुस्लिम दक्षिणपंथियों की प्रतिक्रियाएं हैं या हिंदू दक्षिणपंथियों की प्रतिक्रियाएं हैं, वो बहुत स्पष्ट होती हैं। स्पष्ट इस तरह से होती है कि मुस्लिम जो दक्षिणपंथी है उसे इस्लाम या सिर्फ मुसलमानों का मसला मानती है, उनका एजेंडा साफ होता है। जो जी, हिंदू दक्षिणपंथी या बहुसंख्यक दक्षिणपंथी होते हैं, उनका भी एजेंडा साफ होता है कि इससे जो इस्लामी कह रहे हैं उसी को मजबूत करना और उसी पे हवा खड़ा करना, उसे पूरे मुसलमानों का इस्लाम का मुद्दा बना देना और उसको एक तरह से लोगों के बीच उसको लेकर डर या इस्लामोफोबिया फैलाना, उनका ये एजेंडा जी, रहता है। जी, हमारी तरफ से चूक ये हो जाती है जैसे इस वाले मसले में कि जी, हमास ने जो किया इजराइल में, हम जी, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, उतनी तेजी से या स्पष्ट रूप से नहीं आ पाता है। जी, तो हमास ने जो किया है वो गलत किया है। इजरायलियों, अगर निर्दोष इजरायलियों को मारा है तो गलत मारा है। उसका जी, हम ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस उतनी बुलंद आवाज में उसकी निंदा नहीं आ पाती है। ये हमारी हम्म, तरफ से कमी रह जाती है। इसलिए बाकियों को मौका मिल जाता है, खासकर जो बहुसंख्यक हिंदू दक्षिणपंथी हैं, कि इस मसले को दूसरी तरह से प्रेजेंट कर सकें। अगर हम जी, एक ही सुर में कि जो हमास ने किया है, जो जी, निर्दोष इजरायलियों को मारा है वो गलत है, और जो इजराइल कर रहा है आम फिलिस्तीनियों के साथ वो गलत है, अगर एक ही सुर में एक ये बात बोल दें तो उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जी, पहले रणनीति तो ये होनी चाहिए कि हम जो दोनों पक्ष हैं, तो अपने स्टेटमेंट में वो संतुलन दिखना चाहिए। सिर्फ सोच में नहीं, बात में भी, स्टेटमेंट में भी दिखना चाहिए। उससे जी, सिर्फ वालों को मौका नहीं मिलेगा। दूसरा मुझे लगता है कि आजकल से पूरा जो न्यूज़ आता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है, अ, वो एक तरह से नैरेटिव बनाता है कि जो भी खबरें आती हैं, हमारे देश में भी आती हैं, वेस्ट मीडिया की तरफ से आती हैं। जी, और वेस्ट मीडिया एक तरह से प्रो इज़राइल नैरेटिव बनाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो जो मीडिया पे कब्ज़ा है उन्हीं लोगों का है ज़्यादातर। तो एक तरह से नैरेटिव बनाते हैं, वो प्रो इज़राइल नैरेटिव बनाते हैं। इज़राइल जो कर रहा है अभी आम फिलिस्तीनियों के साथ, उसकी जी, उतनी चर्चा या न्यूज़ नहीं आ पा रही है। जी, तो हमारा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी एक ऑप्शन है, एक विकल्प है। तो इस तरह की जो नैरेटिव है, काउंटर नैरेटिव, कि इज़राइल भी गलत है, इज़राइल इज़राइलियों पे गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इज़राइल को खुली छूट नहीं दी जा सकती कि फिलिस्तीन के साथ या फिलिस्तीनियों के साथ जो चाहे वो करे। तो इज़राइल जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है,
उसका काउंटर नैरेटिव हम, अगर मीडिया नहीं दे रहा है तो हम काउंटर नैरेटिव उसको सोशल मीडिया के साथ कर सकते हैं। एक दूसरा विकल्प मुझे ये समझ में आता है। जी, तीसरा चीज़ तो मुझे लगता है कि जो इसको एक तरह से मुस्लिम या इस्लाम की लड़ाई की तरह ना प्रेज़ेंट करके एक मानवता की लड़ाई के की तरह हम इसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे जो प्रोग्रेसिव या एंटी लेफ्ट लोग हैं, उनका क्या होता है कि किसी भी मुद्दे को धार्मिक नज़रिए से देखना या हिंदू-मुस्लिम नज़रिए से देखना। तो हम उसी इश्यू को या उसी मुद्दे को इंसानी नज़रिए से पेश कर सकते हैं, धर्म के हुँ, उतार के। तो एक कोई भी चीज़ है तो उसको काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए ज़रूरी होगा कि हम लोगों को एक दूसरा चश्मा दें, जो धर्म का ना हो, मानवता का हो। इसमें हुँ। हमारी एक भूमिका है और उसमें सोशल मीडिया हमारा एक हथियार बन सकता है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से कहा, बहुत अच्छे से समझाया। यहाँ अब हम अगर राजनीतिक पार्टियों का नाम लेके बात करें, आपने देखा कि किस तरह से भाजपा के लोगों ने अपनी रिएक्शन दी। फिर जब कांग्रेस ने पहले इसका फिलिस्तीन की जनता का समर्थन किया, पहले भी करती आई है। लेकिन इस घटनाक्रम के दौरान जब भाजपा ने कांग्रेस पे इस मुद्दे पे हमला किया, तो कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ा। मतलब अपने ये उनके मन का चोर था कि वो उनको लगा कि शायद फिलिस्तीन का समर्थन करके उन्होंने कोई गलती कर दी, जबकि ये कांग्रेस की कमजोरी रही। कांग्रेस पहले से ही फिलिस्तीन का खुल के समर्थन करते आई है, इस बार भी खुल के करना था। ये कांग्रेस की मौका परस्त राजनीति का भी हम एक प्रतीक कह बिल्कुल, सकते हैं। लेकिन वामपंथी पार्टियों का रुख शुरू से साफ रहा। उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन की जनता का, उसके संघर्षों का और अभिव्यक्ति की आजादी का और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए की जा रहे संघर्षों का हमेशा समर्थन किया है। तो ये दरअसल राजनीतिक समझ जो है, राजनीतिक सिद्धांत है, ये बिल्कुल खुल के साफ है। यहां मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि विश्व स्तर पर, विश्व की राजनीति में जिस तरह से चीन हो, रूस हो, और तो अमेरिका हो, और दूसरे जो अरब देश हैं, और खासतौर पर अरब देशों की चुप्पी या भूमिका को लेकर आप कुछ कहना चाहिए आपको। जी, आप क्या सोचते हैं? जी। अ, जी, मुझे एक चीज़ ये समझना होगा कि जी, 1973 के बाद से जी, किसी भी अरब देश का इज़राइल के साथ सीधी लड़ाई नहीं हुई है। हाँ, लास्ट बार ये हुआ था 1973 में। जी, उल्टा ये हुआ है कि अभी तक कम से कम 6 अरब देश हैं, 6 या 7, जिनका इज़राइल के साथ रिश्ता बेहतर हुआ है, ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, व्यापार होने लगा है, बाकी चीज़ें नॉर्मल हुई हैं। जी, अभी आप एक तरह से अभी का सिनेरियो देखिए, जी, तो इतना सब होने के बाद भी अगर ये जी, हमला नहीं होता, ये हमास का हमला इज़राइल पे नहीं होता, उससे पहले की स्थिति भी देखिए, जी, तो ऐसा कोई भी अरब देश नहीं है, जो सीधे फ़िलिस्तीन के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा हो। एक हम्म, ईरान को छोड़ दीजिए, जी, ईरान है जो सीधे स्टेटमेंट देता है या एक जी, तरह से बीच-बीच में अभी जो हमास इज़राइल का जो हमला हुआ है, उसके खिलाफ भी मेरे ख़्याल से ईरान का ही स्टेटमेंट आया है। जी, इसके अलावा 3 नॉन एक्टर स्टेट हैं, जिसको जी, हम हमास, एक तो पहला हमास है, दूसरा हिज़्बुल्लाह है और तीसरा इस्लामी जिहाद करके एक ग्रुप है, जो जी, फ़िलिस्तीन में ही, गाज़ा में है। जी, ये 3 नॉन एक्टर स्टेट हैं प्लस एक स्टेट है ईरान। इसके जी, अलावा कोई नहीं है जो सीधे आज इज़राइल के विरोध में या इज़राइल के खिलाफ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा हो। जी, तो एक तो जो सिनेरियो है, वैश्विक सिनेरियो है, आपने अभी बात किया रूस का, चाइना का, तो इस हमले के बाद हो सकता है कि इस सिनेरियो में थोड़ा चेंज आए,
क्योंकि रूस ने और चाइना ने एक तरह से मदद पहुंचाई है जी। फिलिस्तीन को। हम्म। और ईरान ईरान ने स्टेटमेंट दिया है इसके खिलाफ। जी। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होगा। मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं है वो, उसने सिर्फ हम्म। स्टेटमेंट दिया है। तो हमास को बताया जाता है कि ईरान का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। हम्म। तो हो सकता है कि हमास की इस हमले के बाद, क्योंकि हमास एक तरह से हीरो बना है, हम्म। जो जिहादी हैं, जो कट्टरपंथी इस्लामी लोग हैं, उनके बीच एक तरह से हीरो बना है। तो हम्म। और दूसरा, फिलिस्तीनियों के बीच भी उसकी एक तरह से पकड़ और गहरी होगी हम्म। इस हमले के बाद, क्योंकि इतना बड़ा हमला इजराइल पे, जो जो इजराइल एक तरह से अभेद माना जाता था, जिसका एक तरह से खुफिया नेटवर्क इतना स्ट्रांग माना जाता था, उनको हम्म। भनक नहीं हुई, इतना बड़ा हमला हुआ। हम्म। तो इसके बाद से हमास एक और ज्यादा ताकतवर होगा। तो एक तरह से जो इजरायली फिलिस्तीनी जो संघर्ष था, उसका धार्मिक चश्मा का नंबर और बढ़ेगा। वो और ज्यादा कट्टरपंथी लड़ाई बनेगा इस्लामी नजरिए से। अभी आप, क्योंकि जनता भी, जो अरब जनता है, अरब देशों की जनता है, वो भी एक तरह से गुस्से में है। तो हो हम्म। सकता है कि जनता के विरोध में कुछ अरब देश भी हमास के या फिलिस्तीन के सपोर्ट में खुल के सामने आए। ये सिनेरियो बन हम्म। सकता है। दूसरा, रूस खुश होगा, क्योंकि यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी, उससे अमेरिका का और वेस्ट का एक तरह से जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हुआ है। हम्म। तो इसलिए रूस बहुत खुश होगा। और जहाँ रूस है वहाँ चाइना है। तो अभी एक तरह से हो सकता है कि जो नई विश्व व्यवस्था बन रही थी, वो थोड़ी और मजबूत हो, उसमें कुछ अरब देश जुड़े, अफ्रीकी देश जुड़े। तो ये मुझे लगता है कि ये सिनेरियो थोड़ा हो सकता है चेंज हो। अच्छा, इस घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अ, अभी क्योंकि पाकिस्तान एज ए स्टेट बहुत कमजोर है, वहां पे हम्म। अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है और आर्मी एक तरह से ज्यादा हावी है, और अपने हम्म। अंदरूनी मसलों में बहुत फंसा हुआ है पाकिस्तान। तो अभी हम्म। उस वो स्थिति में नहीं है कि एज ए स्टेट वो कुछ बहुत बड़ा स्टैंड ले सके। लेकिन जाहिर सी हम्म। बात है कि वहाँ की जो ताकतें हैं, खासकर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, अ, वो एक तरह से उसको धार्मिक नजरिए से देखेंगी, और वहाँ के जनता को उसी पे, या हो सकता है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स हो, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, वो ये मुद्दा काफी हावी है। लेकिन बाहरी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पाकिस्तान पैदा कर पाएगा या करना चाहेगा। जी, जी, जी। आपने ठीक कहा। तो आज जावेद अनीस जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और ये बातचीत निश्चित रूप से इस फिलिस्तीन के संकट का जो सांप्रदायिक ताकतें दुरुपयोग कर रही हैं, उसके खिलाफ एक जन जागरण और शिक्षा की दृष्टि से ये बातचीत बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो पाएगी। हम सब की कोशिश हो कि सारी दुनिया से सांप्रदायिकता, धर्म का उन्माद, कट्टरपंथी प्रतिगामी ताकतों का जो आतंक है, जो समूची मानवता को संकट में डालता आया है, ये आतंक समाप्त हो और पूरी दुनिया एक वैज्ञानिक, प्रगतिशील, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ मानवता के लिए लामबंद हो, मानव अधिकारों की रक्षा हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा हो, और फिलिस्तीन की जनता पे जो संकट है वो निश्चित रूप से दूर होना चाहिए। हम सब लोग पूरी मानवीय दृष्टि के साथ फिलिस्तीन की जनता के साथ हमेशा हैं। तो आज आपकी आज महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कुछ समय बाद इस तरह के मुद्दे पे आपसे फिर एक बार बात करना चाहेंगे। मैं लाल सलाम के साथ आपको तहे दिल से शुक्रिया
कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम। जी, लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम।